अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ेंगे एविडेंस ऑफ पार्टिकल के जो मैटर जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बनता है, उन पार्टिकल की क्या एविडेंस है, कैसे पता चला साइंटिस्ट को कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स कंटेन करता है, जिनको आज हम मॉलिक्यूल्स और जो है वो एटम्स और इसी तरह फार्मूला यूनिट्स के तौर पर जानते हैं। फर्दर मोर एटम के अंदर मज़ीद जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिन्हें फंडामेंटल एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं, जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स वगैरह। तो हम बात करने लगे हैं कि पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर जो है, इसके पीछे क्या सबूत थे, क्या गवाहियाँ थी, क्या एविडेंसेस थी, जिनको देख कर के साइंटिस्ट या जो केमिस्ट थे उन्होंने ये फाइनली ये कंक्लूड किया कि एटम इज़ मेड अप ऑफ मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो ये जो पार्टिकल है, यहाँ पार्टिकल से मुराद जो है वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है, एंड फार्मूला यूनिट भी हो सकता है। तो ये है। इसके अलावा अगर हम पार्टिकल की बात करें तो हम पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी तरह हम पार्टिकल में प्रोटॉन को भी पार्टिकल बोलेंगे, प्रोटॉन्स। सिमिलरली जो न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन्स, ये भी हमारे पास पार्टिकल्स में आते हैं। अभी हमारा जो एविडेंस ऑफ पार्टिकल का कंसर्न है वो एटम, मॉलिक्यूल एंड फार्मूला यूनिट के हवाले से होगा, क्योंकि बेसिकली मैटर जो है वो फर्स्ट इन तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, और बाकी ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स हैं, ये कोई भी एटम हो उसके अंदर ये फंडामेंटल पार्टिकल्स जो मौजूद होते हैं। तो हम शुरू करते हैं। अब एविडेंस ऑफ पार्टिकल के जब हम बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहली एविडेंस जो है वो क्रिस्टल ग्रोइंग है। क्रिस्टल ग्रोइंग, ये क्रिस्टल ग्रोइंग स्टूडेंट क्या होती है? हमें पता है, लेट सपोज़ हम एक नमक का क्रिस्टल लेते हैं। क्रिस्टल जो है ये एक यूनिट होता है, किसी भी कह लें मैटर का जो एक बेसिक यूनिट है, एक क्रिस्टल है, उसे हम क्रिस्टल बोलते हैं। जैसे कि हम नमक की बात करते हैं तो नमक जो हमें नज़र आता है वो एक्चुअली वो छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर रिपीटेड यूनिट्स से यानी कि मिलकर बनता है, जिसे हम उसका क्रिस्टल बोलते हैं। तो नमक का क्रिस्टल जो है वो क्यूबिकल शेप का होता है। तो मैं अगर उसकी शेप ड्रॉ करूं तो वो समवॉट यानी कि एक क्यूबिकल शेप का वो क्रिस्टल होता है, ठीक है। अब क्रिस्टल ग्रोइंग क्या है? जब क्रिस्टल फॉर्मेशन यानी क्रिस्टलाइजेशन की जाती है, एक टेक्निक है, एक मेथड है, जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी वाटर सॉल्युबल कोई भी हमारे पास कंपाउंड है, जब हम उसको उसमें से वाटर को निकालते हैं, हीट करते हैं, वाटर एवेपोरेट हो जाता है, और उसके बाद जो है वो जो बाकी का जो सॉल्यूशन है जब वो थिक हो जाता है तो फिर वो ड्राई किया जाता है, तो उसमें रिक्वायर्ड क्रिस्टल्स हमें हासिल होते हैं। और क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से हम जो है वो ऐसी चीज़ों को सेपरेट करते हैं, ऐसे सॉलिड्स को सेपरेट करते हैं कि जिनको हम ड्राई हीट से सेपरेट नहीं कर सकते, जस्ट बॉइलिंग से और सिंपल एवेपोरेशन से हम नहीं कर सकते। तो क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो शुगर के क्रिस्टल हासिल करने के लिए या नमक के क्रिस्टल हासिल करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब जब हम क्रिस्टल फॉर्मेशन कर रहे होते हैं यानी क्रिस्टलाइजेशन कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि ये जो क्रिस्टल्स हैं यानी इस तरह जमा होते हैं, एक क्रिस्टल, इसके बाद फर्दर लेयरिंग होती है क्रिस्टल्स की, ठीक है। ऐसे इर्द गिर्द जो है लेयरिंग डेपोजिशन होती है, ठीक है। पहले क्रिस्टल छोटे साइज़ के होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता लेयरिंग ओवर लेयरिंग होती जाती है, और क्रिस्टल का जो है वो साइज़ बड़ा होता जाता है, ठीक है। एक क्रिस्टल लेटस के अंदर जो इस तरह छोटे छोटे रिपीटिंग यूनिट्स मिलते जाते हैं, और इस तरीके से एक हमारे पास बड़ा लार्ज क्रिस्टल जो है वो हासिल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये मैटर जो है ये बिल्कुल जो आप देखते हैं चीज़, नमक, एक बड़ा नमक का जो पीस देखते हैं,
तो वो एक नमक का पूरा मुकम्मल पीस है, ऐसा नहीं है, बल्कि वो छोटे छोटे नमक के यूनिट से यानी क्रिस्टल से मिलकर बनता है। और वो क्रिस्टल जो मिलते हैं तो एक बड़ा मतलब वो जो एक रॉक है, सॉल्ट का बना हुआ रॉक, यानी उसकी जो पत्थर की तरह जो नमक नज़र आता है, ठीक है, तो वो इस तरीके से होता है। तो अब आप देखते हैं कि ये छोटे छोटे पार्टिकल जो आपस में जुड़े हुए हैं, इनमें छोटी छोटी जगह भी हैं, आपस में खाली जगह भी हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है और उन पार्टिकल्स के दरमियान खाली जगह होती हैं। और यही वजह है कि जब हम मैटर को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हमें मैटर की पार्टिकल नेचर जो है वो नज़र आती है। तो क्रिस्टल ग्रोइंग हमारे पास फर्स्ट है कि जब हम क्रिस्टल फॉर्मेशन करते हैं तो छोटे छोटे क्रिस्टल्स आपस में मिलते हैं और एक बड़ा क्रिस्टल लेटस बना देते हैं। तो ये है हमारे पास पहली एविडेंस कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना है। हमारे पास जो दूसरी एविडेंस है वो है डिफ्यूजन की। जी, डिफ्यूजन स्टूडेंट, डिफ्यूजन हम सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं डिफ्यूजन क्या है। तो ज़रा एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है कि आप लेट सपोज़ आपके पास ये एक बाउल है या एक बीकर है, ठीक है, ये वाटर फील्ड है, इसमें वाटर है, ठीक है, फ़र्ज़ करें ये हाफ फील्ड या तकरीबन पूरा भरा हुआ है पानी से, और इसके अंदर हम यहाँ कोई इंक का ड्रॉप, एक इंक का यानी यहाँ छोटा सा एक ड्रॉप इंक का डाल देते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो इंक का ड्रॉप है ये आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज़ होता जाता है और ये कुछ अरसे बाद पूरे इस बीकर के अंदर फैल जाता है। पूरे बीकर के अंदर ये अपना जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है और फैल जाता है। तो ये हमारे पास एक सिंपल मिसाल है। इसी तरह अगर हम एक कमरे में बैठे हैं, ठीक है, लेट सपोज़ ये हमारे पास एक बंद कमरा है, तो हम कमरे में किसी एक कोने पर पेट्रोल जो है उसको हम स्प्रे करते हैं या परफ्यूम को स्प्रे करते हैं, तो वो परफ्यूम जो है वो थोड़ी देर बाद ऐसे डिफ्यूज़ होता पूरे जो है वो कमरे के जो है वो अंदर यकसा तौर पर, ठीक है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और यहाँ पर खड़ा कमरे के दूसरी साइड पर खड़ा कोई शख्स जो है वो उस परफ्यूम की स्मेल को ईज़िली जो है वो महसूस कर लेता है। इसी तरीके से अगर कहीं कोई खाना पक रहा है, ठीक है, तो खाना पकते हुए भी जो है वो आपको पता है कि खाने के अंदर जो मतलब पतीली के अंदर जो खाना पक रहा होता है तो उसकी खुशबू जो है वो इर्द गिर्द जो है वो स्मेल की जा सकती है। ये सारी मिसालें, ठीक है, हमारे पास हैं। इसके अलावा एक लैब में टेस्ट किया जाता है पोटेशियम परमैंगनेट का, ठीक है, KMnO4, ये पोटेशियम परमैंगनेट है। इसका कलर जो है वो तकरीबन पिंकिश कलर होता है, पिंक, ठीक है, ब्लूइश पिंक कलर इसका होता है। तो जब इसको पोटेशियम परमैंगनेट को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो ये भी इसी तरह डिफ्यूज़ होता है और फैलता है, पूरे वाटर को पिंक कर देता है। तो here I have discussed so many examples regarding diffusion। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि अगर मैटर की पार्टिकल नेचर ना हो तो मैटर जो है वो जहाँ पर मौजूद है वहाँ ही रहे, लेकिन इसका थोड़ा थोड़ा करके 1 बाय 1 करके पार्टिकल्स का अपने सोर्स से हटना और फिर ऐसे पूरे एरिया में यानी जो गिवन वॉल्यूम है उसमें यकसर फैल जाना, ये इस चीज़ की गवाही देता है कि मैटर जो है उसकी पार्टिकल नेचर जो है वो होती है, ठीक है। तो ये एक मिसाल है, ठीक है। मतलब यहाँ देखें एक परफ्यूम का जो स्प्रे है, यहाँ परफ्यूम, तो ये छोटे छोटे जो डॉट्स हैं, एक्चुअली ये परफ्यूम के वो स्मॉल फ्रैगमेंट्स हैं, वो पार्टिकल्स हैं जो फैले हैं पूरे रूम में। और वही पार्टिकल जब आपके नोज़ के सेंसर्स को जो मतलब स्मेल रिसेप्टर्स हैं उनको टच करते हैं तो आपको फ़ील हो जाता है कि जी ये कोई परफ्यूम जो है वो छिड़का गया है। तो स्टूडेंट वंस अगेन दिस इज़ अनदर एविडेंस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। देन कम्स आफ्टर डिफ्यूजन जो है हमारे पास मैटर के हवाले से जो है वो है कि मैटर जो है उसकी जो है डिज़ोल्विंग, ठीक है, डिज़ोल्विंग के ऊपर हम बात करते हैं। डिज़ोल्विंग ये बहुत इंटरेस्टिंग है। डिज़ोल्विंग जो है, चले हम इसी से बात करते हैं कि ये हमारे पास जो आइस क्रिस्टल है या आप कह लें हमारे पास जो सॉल्ट क्रिस्टल है NaCl का, ठीक है, या शुगर क्रिस्टल है, चीनी, ये क्रिस्टल जब हम इसको वाटर में डालते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है, तो अगर तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से नहीं मिलकर बना हुआ,
ये जो क्रिस्टल लेटिस है, ये बड़ा सा साइज़ का जो पार्टिकल है, ये फर्दर छोटे छोटे क्रिस्टल से मिलकर नहीं बना हुआ, तो फिर इसको डिज़ोल्व नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि ये डिज़ोल्व होता है आहिस्ता आहिस्ता, और पूरी जो शुगर या सॉल्ट जो है वो सोल्यूशन में यकसा हल हो जाता है। सो वंस अगेन दिस शोज़ दैट द मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल्स दे डिफ्यूज़ and they easily move around and they spread equally in the given volume. Now थोड़ा सा अब एक चीज़ और आपको बताता चलूँ लास्ट एट द एंड, वो है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन स्टूडेंट, इवेपोरेशन इज़ एन अदर एविडेंस, और एट द एंड मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग एविडेंस जो दूंगा कि मैटर की पार्टिकल नेचर की। अब देखें एवेपोरेशन है। एवेपोरेशन क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास लेट सपोज ये हमारे पास एक बाउल है, एक बीकर है, एक कंटेनर है, इसमें हमने वाटर जो है वो डाल दिए। तो फ़र्ज़ करेंगे इसका जो लाइन है ब्लू लाइन, दिस शोज़ द लेवल ऑफ वाटर इन दिस बाउल। ये नीचे वाटर के जो है पार्टिकल्स हैं, लेट सपोज यहाँ मैं शो कर रहा हूँ। वैसे आमतौर पर पानी में देखने से नज़र नहीं आते कि पानी के अंदर ऐसे कोई पार्टिकल्स हैं, लेकिन ये फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये पार्टिकल्स जो है ना, होता क्या है कि जब इर्द गिर्द से ये हीट एब्जॉर्ब होती है, सराउंडिंग से टेम्परेचर एब्जॉर्ब होता है, तो व्हाट हैपेंड देन, होता ये है कि ये जो पानी के ऊपर की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है ना, इसको मैं यहाँ शो करता हूँ। लेट सपोज़ ये वाटर की ये टॉप लेयर है इस तरीके से, ठीक है। अब इस लेयर में क्या होता है कि ये जो लेयर है ना, इसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये जो मैं सर्कल्स बना रहा हूँ, दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, हीट एब्जॉर्ब करके हाई काइनेटिक एनर्जी लेते हैं। मतलब जब ये सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करते हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी मींस द एनर्जी ड्यू टू मोशन। इनकी जो मूवमेंट है ना वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, और दे मूव मोर विगरसली एंड मोर रैंडमली। जब इनकी मोशन इतनी ज़्यादा होती है कि वाटर बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल जो डाइपोल इंटरेक्शन है, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, वो कमज़ोर पड़ जाती है। और बहुत ज़्यादा मूवमेंट से जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कमज़ोर पड़ती है तो वाटर मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से दूसरे नीचे वाली लेयर, जो इससे नीचे वाली लेयर है, ठीक है, उसके साथ जो जुड़ा हुआ है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो जब काइनेटिक एनर्जी, इनकी मूवमेंट तेज़ हो जानी है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्वियसली वीक होगी। जब ये वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो जाएगा, और दिस वाटर मॉलिक्यूल विल एस्केप द सरफेस, ये सरफेस को छोड़ के उड़ जाएगा। अब ये जो मॉलिक्यूल है जो ऊपर को उड़ रहा है, शो हो रहा है, ये एक्चुअली क्या है, ये एक वेपर है, वाटर का वेपर, ठीक है, गैशियस फॉर्म है वाटर की। वाटर का जो वेपर है ये उड़ जाएगा, और इसके बाद क्या होगा, अगेन ये प्रोसेस रिपीट होगा, और फाइनली ये सारा पानी का बर्तन जो है वो खाली हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक एक पार्टिकल करके, एक एक मॉलिक्यूल करके वाटर जो है वो स्लाइटली वो मतलब एट द एंड ये सारा बीकर को छोड़ के एवेपोरेट हो गया है, लीव कर गया है सिस्टम को। तो स्टूडेंट अगेन आपको इस चीज़ से अंदाज़ा होना चाहिए कि ये अगर ये वाटर मॉलिक्यूल में पार्टिकल्स ना होते, मतलब वाटर के जो ये मेरे पास जो बर्तन है इसमें जो वाटर है इसमें पार्टिकल्स ना होते, सिर्फ एक कॉम्पैक्ट वाटर का पीस ही होता जिसमें कोई छोटे डिवीजन्स यानी पार्टिकल्स ना होते, तो क्या ऐसा पॉसिबल था कि इसमें से छोटे छोटे गैस के वेपर्स बन के उड़ते? नहीं, ऐसा नहीं होना था। होना ये था या तो ये पूरा का पूरा मैस जो ऐसे हवा में उड़ता और नज़र आता कि ये वाटर जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वाटर एवेपोरेट होता नज़र नहीं आता, क्योंकि ये बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल के, बल्कि माइक्रोस्कोपिक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक कह लें लेवल के पार्टिकल्स होते हैं जो मैटर में मौजूद होते हैं, ठीक है। हम जो मैटर देखते हैं वो हम पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ जो मैटर है इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, ठीक है, वो हम देख रहे होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ एविडेंसेस हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा एक और बहुत इंटरेस्टिंग एविडेंस वाटर के मैटर के हवाले से कि मैटर जो है वो पार्टिकल नेचर रखता है, एंड मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, इनविजिबल पार्टिकल्स विच आर नोन एज एटम मॉलिक्यूल्स एंड फार्मूला यूनिट्स। तो स्टूडेंट अब हम उस आखिरी मिसाल के ऊपर आते हैं। स्टूडेंट आखिरी मिसाल ये है कि आपने अक्सर देखा हो कि अब अगर किसी कमरे में कहीं कोई सुराख छेद हो तो वहाँ से सनलाइट एंटर हो रही होती है, और जब सनलाइट एंटर हो रही होती, कमरे के अंदर दाखिल हो रही होती है, तो हमें उसके साथ एक डांसिंग डस्ट नज़र आती है।
यानी बहुत ही जगमगाती हुई डस्ट नज़र आ रही होती है और वो बहुत रैंडमली मूव कर रही होती है, हिल रही होती है, ऐसे जैसे लगता है जैसे कोई डांस कर रही हो। सो डांसिंग डस्ट जो है ये वो डस्ट जो है वो डांस क्यों कर रही है, वो ऐसे मूव क्यों कर रही है, रैंडम मोशन उसकी क्यों हो रही है? तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो डस्ट है, दीज आर द फाइन पार्टिकल्स विच आर सस्पेंडेड इन द एयर ऑलरेडी, एंड जो आमतौर पे मतलब इस वक्त मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मेरे और कैमरे के दरमियान भी डस्ट है, लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आ रही और ना ही आप देख सकते हैं, वो इतनी फ़ाइन और बारीक है। लेकिन जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, बड़ी शोख और बड़ी तेज़ सनलाइट, तो वो डस्ट जो है वो नुमायाँ हो जाती है, वो नज़र आना शुरू हो जाती है, चमकते हुए छोटे छोटे ड्रॉप्स और पिक्सल्स की तरह वो नज़र आ रही होती है। ठीक है, तो इस तरीके से वो डस्ट उस छेद में से जो लाइट की बीम आ रही होती है ना, उस बीम की वजह से वो नज़र आ रही होती है। एंड द नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब वो हिल क्यों रही होती है? हिल इसलिए रही होती है क्योंकि एक तो वो बहुत लाइट वेट है कि हवा में वो सस्पेंडेड होती है, दूसरा वो जो लाइट है उसमें कोई हीट एनर्जी है, क्योंकि हम जानते हैं ना कि लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वो जो हीट है ना लाइट के अंदर, जो सनलाइट के अंदर हीट है और रोशनी है, उसमें जो हीट का एलिमेंट है ना, वो एयर को क्या करता है? वार्म करता है। और हम जानते हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैटर जो है वो इंक्रीज़ होती है, एंड काइनेटिक एनर्जी मीन्स मूवमेंट। सो एक्चुअली द एयर मॉलिक्यूल्स आर मूविंग अबाउट रैंडमली। एयर मॉलिक्यूल्स वो बड़ी तेज़ी से ऐसे वाइब्रेट करते हैं, मूव करते हैं, एंड चूँकि जो डस्ट है वो उसी एयर में सस्पेंड होती है जो कि हिल रही है गर्मी की वजह से, हरारत की वजह से, तो फिर वो भी हरकत करते हैं। सो हेयर इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ एविडेंस ऑफ पार्टिकल एंड विच इज़ द डांसिंग डस्ट। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर के हवाले से या एविडेंस ऑफ पार्टिकल के हवाले से जितनी भी मैंने आप लोगों को मिसालें दी और समझाई, ये आपको बड़े अच्छे से समझ आई होंगी। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, विच इज़ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स।